बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं अदारे में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप अल्लाह के ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम से महफूज होंगे इस वबा और इन हालात से। आप बेटे, अभी तक हमने पार्ट 2 इकनॉमिक्स के 4 चैप्टर मुकम्मल कर लिए हैं। नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी। इन चारों चैप्टर के लॉन्ग, शॉर्ट, एमसीक्यूज़, उसमें पास पेपर से मुतल्लिक़ जो शॉर्ट या एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं वो भी हमने डिस्कस किए। तो अब इंशाअल्लाह हम अल्लाह के फ़ज़ल से चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। और अब हमारा जो सिलेबस शुरू हो रहा है वो बैंकिंग नेटवर्क के बारे में है। हमने बैंक के बारे में पढ़ना है, तो आगाज़ करते हैं। इकनॉमिक्स पार्ट 2 बैंक। ये लफ्ज़ आपका जाना पहचाना है। आजकल के दौर में बैंक से हर शख्स वाक़फ़ियत रखता है। बैंक किस तरह का अदारा होता है, कैसे काम करता है, इसके फंक्शन क्या हैं, इसकी अहमियत क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने इस बैंक के चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है। शुरू में हम पढ़ेंगे पहले कि बैंक किस किस्म का था, व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन बैंक इज़। उसके बाद दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ बैंक, बैंकों की अक़साम पढ़ेंगे। के बाद एक इसमें हमारा आर्टिकल है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, तिजारती बैंक के फ़राइज़ क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक्स, बैंकों की सिस्टम में अहमियत क्या है। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा सेंट्रल बैंक, मरकज़ी बैंक, फिर फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। ये बेटे वो टॉपिक हैं जो आपने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है कि हम इसमें बैंक के बारे में पढ़ेंगे, फिर बैंकों की टाइप्स की बात करेंगे, कमर्शियल बैंक किस तरह से इकोनॉमी में इनका रोल क्या होता है, बैंकों की अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक। के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन अ कंट्री सेंट्रल बैंक के फंक्शन की बात करेंगे। उसके बाद है मॉनेटरी पॉलिसी यानी ज़री पॉलिसी। इसमें हम ये वाले सबसे पहले पढ़ेंगे बैंक क्या होता है। इसमें बैंक का तारुफ और बैंक किस किस्म का अदारा होता है, ये कैसे काम करता है। दूसरा इसमें बेटे टॉपिक है कि बैंकों की अक़साम, कितनी अक़साम के या बैंकों की कौन कौन सी अक़साम होती है। उसके बाद तीसरा हम इसमें आर्टिकल पढ़ेंगे तिजारती बैंकों के फ़राइज़
के बाद हमारा टॉपिक होगा बैंकों की अहमियत, के बाद मरकज़ी बैंक, के बाद मरकज़ी बैंक के फ़राइज़, और उसके बाद ज़री पॉलिसी। ये वो टॉपिक हैं जो हमने इस बैंक के चैप्टर में पढ़ने हैं। बेटे, बैंक के बारे में कहा जाता है कि बैंकर इज़ द पर्सन हु लेंड्स अम्ब्रेला व्हेन वेदर इज़ फेयर एंड टेक्स अवे व्हेन इट इज़ रेन। कि आप इसकी वर्डिंग से ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि बैंकर्स इज़ द पर्सन हु लेंड अम्ब्रेला व्हेन वेदर इज़ फेयर। जब बिल्कुल मौसम साफ़ होता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो वो आपको एक छतरी उधार दे देता है और टेक्स ओवर वापस ले लेता है व्हेन इट रेन्स। जब बारिश हो रही होती है तब आप से वापस ले लेता है। तो इसका मतलब है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये है कि जब आपको जो चीज़ चाहिए होती है उस वक्त आपको अवेल नहीं होती। इसका अगर हम इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए अगर हम इसका तर्जुमा करें, इसके मीनिंग करें, तो इसका मतलब ये बनता है कि ये आपको जब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तो ये आपके साथ होता है, आपका मददगार होता है, और जब आपको चीज़ चाहिए होती है तो ये आपसे दूरी अख्तियार कर लेता है। जो स्टेटमेंट अभी आपके सामने मैंने बोली है एक बैंकर के बारे में। इससे पहले बेटे हमने एक चैप्टर पढ़ा है थ्योरी ऑफ मनी, और थ्योरी ऑफ मनी में हमने ये पढ़ा है कि हमारी जो करंट एज है इसमें देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मनी। उसमें कॉइन सर्कुलेट कर रहे हैं, उसमें करेंसी नोट हैं, चेक है, पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट, प्राइस बॉन्ड, गोल्ड, ये जो है इस वक्त हमारे पास फॉर्म ऑफ मनी है। तो अब चूँकि इंसान को जब उसका पैसे से वास्ता पड़ा, रकम से वास्ता पड़ा, तो उसने अपनी ज़रूरत से ज़ायद रकम को महफूज करने का सोचा, और अपनी से जो उसकी ज़ायद रकम है, जो उसकी इजाफ़ी है, उसकी ज़रूरियात से ज़्यादा है, सरप्लस है, उसका उसने जो सेफ़ प्लेस उसके लिए जो वो कंसिडर करता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, माली अदारा यानी बैंक होता है। और वक्त के साथ साथ बैंकों के फ़राइज़, उनके फंक्शन जो थे वो बदलते हुए और नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक वो उसमें तब्दीलियाँ लाते हैं। बुनियादी तौर पर बैंक जो होता है उसका काम उधार देना और पैसे लेना होता है। यानी एक तरफ से वो लोगों से पैसे वसूल करता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि जैसे उधार लेता है, बारो करता है, और फिर वो उधार किसी और को आगे दे देता है जो कि ज़रूरतमंद तबका होता है। तो ये बैंक का जो एक फंक्शनल जो एक रोल है वो यही है। एक तरफ एक ऐसा पर्सन है कि हुए सरप्लस मनी, जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा रकम है, वो उसको बैंक में डिपॉज़िट कर देता है, और बैंक आगे से उस शख्स को वो लोन एडवांस कर देता है जो उसके ज़रूरतमंद होते हैं। अब बैंक जो है वो इस अपनी सर्विसेज के बदले इस फंक्शनल रोल के अगेंस्ट वो अर्न करता है, और फिर इसी तरीके से वो अपना जो है अपना वॉल्यूम और अपने फंक्शन को वो मुतहरिक रखता है। तो सबसे पहले जो इसमें है वो तो हो गई कि बात क्रेडिट की हो गई, बात लोन की हो गई, यानी कर्ज़ा लेना, कर्ज़ा देना, उसमें डिपॉजिटर होता है कि, और फिर वो नीडी पर्सन होते हैं जिनका बैंक से वास्ता पड़ता है और वो बैंकों से अपने, चूँकि
जदीद दौर जो है हमारा आज का, उसको हम मॉनेटरी एज कहते हैं, यानी हम ज़री मुद्दत में जी रहे हैं। इसमें हमारे ख़रीदो फ़रोख्त के तमाम मामलात जो हैं वो एक ज़र की बुनियाद पर अंजाम पाते हैं। हम ज़र की मदद से ही चीज़ को ख़रीदते हैं और फिर ज़र की मदद से हम चीज़ को बेचते हैं। उसके लिए जो अदारा हमारे लिए हेल्पफुल होता है, जो हमें गाइडलाइन देता है, हमारी रकम का जो है वो सेफ गार्ड के तौर पे काम करता है, वो मुल्क का अदारा बैंक होता है। तो हम आगाज़ में सबसे पहले जो है इस बैंक के इस तारुफ के बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक की। तो बैंक की इस वक्त जो है बहुत सारी अक़साम हैं बैंकों की, और वक्त के साथ साथ उसमें जो है ज़रूरत के मुताबिक नई से नई उसमें जो है वो ब्रांचेस डेवलप हो रही हैं। तो टॉपिक हमारा बेटा पहला जो है ये, इसमें हमने पढ़ना है काइंड्स ऑफ बैंक, यानी बैंक की अक़साम कौन सी हैं, बैंकों की अक़साम। पहले चूँकि हमारा मॉनेटरी सिस्टम सिंपल था, एक ही अदारा मुख्तलिफ़ फ़राइज़ सर अंजाम देता था, लेकिन ज़री निज़ाम की बढ़ती हुई ज़रूरियात, मईशत का जो इकॉनमी हमारा वॉल्यूम है ये बढ़ा, पॉपुलेशन ज़्यादा हुई, तो अब चूँकि एक अदारा जो है वो या एक बैंक की एक किस्म वो तमाम फ़राइज़ की अंजाम दही में जो है वो उसको मुकम्मल तौर पे अदा नहीं कर पाता। तो इस निज़ाम की सादगी और सहूलत के पेश नज़र अब उसको ज़री निज़ाम को मुख्तलिफ़ बैंकों की मुख्तलिफ़ अक़साम में बांट दिया गया है, और उनके हर एक बैंक को एक ख़ास मकसद के तहत उसे डेवलप किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, और वो इसे परफॉर्म करता है। इसमें हमने जो पढ़नी है ना बेटे, जो इसकी मेजर अक़साम पढ़नी है, उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल बैंक के हवाले से। सेंट्रल बैंक यानी मुल्क का मरकज़ी बैंक। सबसे पहले हम सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे, इसकी पहली किस्म है। उसके बाद जो है कमर्शियल बैंक, तिजारती बैंकों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल बैंक, ये इसको हम सनती बैंक भी कहते हैं, सनती तरक्याती बैंक भी यही है। के बाद एग्रीकल्चरल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, सेविंग बैंक, के बाद फॉरेन एक्सचेंज बैंक, इसके बाद ये कुछ इसकी अक़साम हैं। पहले हम ये डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या है, इंडस्ट्रियल बैंक किसे कहते हैं ये, और इसको कहते हैं मुल्क का मरकज़ी बैंक। ये मरकज़ी बैंक है, और कमर्शियल बैंक तिजारती बैंक होते हैं। के बाद इंडस्ट्रियल जो है ये सनती बैंक इसे कहते हैं, एग्रीकल्चरल बैंक है, ज़रई बैंक। के बाद सरमायाकारी के बैंक, ये किस्म सरमायाकारी के बैंक की है। बस सेविंग बैंक, बचत बैंक। के बाद है ज़रे मुबादला के बैंक। इसके बाद जो है वो हम शेड्यूल बैंक की बात करेंगे, नॉन शेड्यूल की, माइक्रो क्रेडिट बैंक क्या होते हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं जो
पहली किस्म है मुल्क के मरकज़ी बैंक की, ये वाला। बेटे सेंट्रल बैंक इसे ये किसी भी मुल्क में सबसे बड़ा माली अदारा होता है, यानी मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन अ कंट्री, और ये सुपीरियर मॉनेटरी अथॉरिटी होता है। इसको हेड ऑफ बैंक भी कहते हैं, इसे ऑर्गेनाइज़र ऑफ मॉनेटरी सिस्टम भी कहा जाता है, इसे बैंक ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, इसे बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। तो वो मुख्तलिफ इसके तारुफ के तौर पे इसके नाम। तो आपने ये याद रखना है कि हर मुल्क में देयर इज़ अ मेजर एंड सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी, लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन अ कंट्री, दैट इज़ सेंट्रल बैंक। हर मुल्क में एक बैंक सबसे बड़ा होता है। अब जनरल उसका जो नाम है वो सेंट्रल बैंक है, और मुख्तलिफ़ ममालिक में उसको मुख्तलिफ़ नामों से याद किया जाता है, जो उसके नाम रखे गए हैं। मसलन इंडिया में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड इसे कहते हैं, यूएसए में इसका नाम है फेडरल रिज़र्व सिस्टम, पाकिस्तान में इसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। यानी कि हर एक मुल्क के मरकज़ी बैंक का, सेंट्रल बैंक का नाम अलग होता है, लेकिन फंक्शन जो हैं पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक के फंक्शन एक जैसे। यानी जो फंक्शन सेंट्रल बैंक के, पाकिस्तान के स्टेट ऑफ बैंक पाकिस्तान के हैं, वही फंक्शन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं, वही फंक्शन फेडरल रिज़र्व सिस्टम इन यूएसए हैं। अब सेंट्रल बैंक के फंक्शन जो हैं ये एक अलग हमारा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ ये बात करेंगे कि इस सेंट्रल बैंक का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ना, वो है इशूइंग करेंसी, नोट छापना। तो नोट छापने की ज़िम्मेदारी किसी भी मुल्क के सबसे बड़े बैंक यानी सेंट्रल बैंक के पास होती है। अब सेंट्रल बैंक ने ये डिसाइड करना होता है कि सप्लाई ऑफ मनी कितनी होनी चाहिए, सर्कुलेशन ऑफ मनी कितनी होनी चाहिए, यानी वो तमाम मेजर्स जिसका ताल्लुक रुपए पैसे के साथ होता है, सप्लाई ऑफ मनी के साथ होता है, क्वांटिटी ऑफ मनी के साथ होता है, इस की ज़िम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अथॉरिटी मुल्क के सेंट्रल बैंक के पास होती है। लास्ट हमने जो चैप्टर पढ़ा है थ्योरी ऑफ मनी का, उसमें हमने क्यूटीएम पढ़ा था। उस क्यूटीएम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, या उसके अलावा हमने सप्लाई ऑफ मनी की बात की थी। तो बेटे सप्लाई ऑफ मनी जो है ये हमारे सिस्टम में, मॉनेटरी सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी जब चेंज होती है उससे प्राइसेस भी चेंज हो जाती हैं, वैल्यू ऑफ मनी भी चेंज हो जाती है। देखिए अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन हो जाता है, सप्लाई ऑफ मनी को कम किया जाता है तो डिफ्लेशन हो जाता है। अब सेंट्रल बैंक का ये काम होता है कि वो सप्लाई ऑफ मनी को ऐसी इस ट्रैक पे लेके चले कि मुल्क में प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कि मुल्क में कीमतें मुस्तहकम होनी चाहिए। तो इसमें सिर्फ जो है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं बैंकों की अक़साम के हवाले से, टाइप्स ऑफ बैंक, काइंड्स ऑफ बैंक के हवाले से, तो फ़िलहाल हमने सिर्फ ये पढ़ना है कि जो सेंट्रल बैंक है ये बेसिकली क्या है कि इट इज़ अ मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन अ कंट्री, बिग लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन अ कंट्री, ऑर्गेनाइज़र ऑफ मॉनेटरी सिस्टम, और डिफरेंट कंट्रीज़ में इसके नाम जो हैं वो मुख्तलिफ़ नामों से इसके नाम रखे गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब फंक्शन इसका मैंने आपको बताया है कि बाकी इसके फंक्शन हम इसके अगले चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, जहाँ पर इसको तफसील से बताया गया है। लेकिन एक फंक्शन मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी मुल्क के करेंसी की मिकदार, सप्लाई ऑफ मनी कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, अगर ज़रूरत पड़ने पर उसे बढ़ाया कैसे जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे कम कैसे किया जा सकता है, ये ऑल दीज डिसीजंस आर मेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। एक बार तो इसके बाद ये तो हो गया हमारा सेंट्रल बैंक। दूसरा है कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक बुनियादी तौर पर
ऑब्जेक्टिव ऑफ कमर्शियल बैंक इज़ टू अर्न प्रॉफिट। आपने ये याद रखना है कि ये जो कमर्शियल बैंक हैं इनका बुनियादी तौर पर ये मुनाफे कमाने की गर्ज से कायम किए जाते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमर्शियल बैंक इज़ टू अर्न प्रॉफिट। तिजारती बैंकों के क़याम का सबसे बड़ा मकसद जो है ये मुनाफा कमाना होता है। ये वैसे तो इनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन 3 फंक्शन कमर्शियल बैंक के आपने याद रखने हैं। एक ये है कि ये डिपॉजिट रिसीव करते हैं और उससे लोन देते हैं और क्रेडिट क्रिएट करते हैं। कि आपने इस हवाले से जो है 3 फंक्शन आपने ख़ास तौर पे कमर्शियल बैंक के आपने याद रखने हैं। अगर हम इस कमर्शियल बैंक की बात करते हैं कि कमर्शियल बैंक जो हैं जिन्हें हम तिजारती बैंक कहते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है जी, किस मकसद के तहत आते हैं? ये सिर्फ प्रॉफिट बेस्ड फंक्शन होता है इनका, इनके ये मुनाफे की गर्ज से जो है वो कायम किए जाते हैं। अगर हम इसके फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन इसके बहुत से हैं, लेकिन हम इसमें 3 मेजर बात करेंगे। एक तो हम इसमें ये देखेंगे कि ये रिसीविंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग लोन, कर्जे जारी करना, और तीसरा जो है वो क्रेडिट क्रिएशन, ज़र तख्लीक करना। ये कमर्शियल बैंक जो हैं ये डिपेंडेंट होते हैं, यानी ये ऑल कमर्शियल बैंक वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल बैंक। जो इंस्ट्रक्शंस, जो पॉलिसी मुल्क का सबसे बड़ा बैंक सेंट्रल बैंक इन्हें देता है, दे विल हैव टू फॉलो, उससे मानना होता है, उसके इंस्ट्रक्शंस को, उस पॉलिसीज़ को, उस नेटवर्क को, उस प्लेटफॉर्म को जो डिफ़ाइन किया जाता है सेंट्रल बैंक की जानिब से। तमाम कमर्शियल बैंक इस बात के पाबंद होते हैं। उसमें आगे जाके हमने पढ़ना है कि कमर्शियल बैंक हमारे 2 तरह के होते हैं। एक वो कमर्शियल बैंक होते हैं जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी के अंडर काम करते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी जिन पे अप्लाई नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में तमाम कमर्शियल बैंक जो हैं दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो इस पे हम आगे जाके बात करेंगे। तो कमर्शियल बैंक क्या होते हैं जी, जिनका मकसद मुनाफा कमाना है। ये डिपॉजिट यानी अमानतें वसूल करते हैं और फिर उन्हें आगे कर्ज़ा दे देते हैं और ज़र को तख्लीक करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन, यानी क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। अब अगर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में ABL, UBL, पंजाब बैंक ऑफ पंजाब, MCB, अलाइड बैंक, ये महरान मीज़ान बैंक है, ये तमाम बैंक जो हैं ये कमर्शियल बैंक हैं। और कमर्शियल बैंक ज़्यादातर हम बात जब करते हैं ना कि कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन में बड़ा किरदार होता है, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं कुछ इस तरह से तरतीब दी जाती हैं कि ये ज़्यादातर जब क्रेडिट क्रिएट करते हैं तो उसमें ये फोकस करते हैं क्रेडिट मनी को, यानी चेक को करते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर कुछ पाकिस्तान में मौजूद कमर्शियल बैंकों के कुछ नाम भी आपको बताए गए हैं कि नेशनल बैंक, हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, अलाइड बैंक, मुस्लिम MCB, ये पंजाब बैंक, ये वो बैंक हैं जो पाकिस्तान में जिनको हम कमर्शियल बैंक कहते हैं और ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ के अंडर काम करते हैं। लेकिन जो इसका कमर्शियल बैंक का जो मेजर जहाँ पर हम बात करते हैं कि इनका सप्लाई ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी में इनका क्या किरदार हो सकता है, तो वो इनका क्रेडिट क्रिएशन बेस होता है। ठीक है जी। उसके बाद बेटे तीसरा बड़ा बैंक जो है ये इंडस्ट्रियल है। आपको नाम से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वो बैंक है जिसका ताल्लुक़ एक बहुत ही अहम तरीन अदारे और सेक्टर इंडस्ट्री से होता है कि ये नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल बैंक।
کہ ہم نام دیں گے صنعتی بینک کا۔ اس کا تعلق انڈسٹری سے ہوتا ہے۔ اب اس انڈسٹری سے متعلقہ جتنے بھی میٹرز ہوتے ہیں، چاہے وہ را مٹیریل سے متعلقہ ہوں، وہ شارٹ ٹرم لون کے بارے میں ہوں، لانگ ٹرم لون کے بارے میں ہوں، انڈسٹری میں ریفارمز کی بات ہے، اس میں کریڈٹ کی بات ہے، اور میں انویسٹمنٹ کی بات ہے، سیل پرچیز کی بات ہے، ایڈوائزری سروسز کی بات ہے، تو کسی بھی ملک کا یہ انڈسٹریل بینک کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انڈسٹریل سیکٹر کو ہر اینگل سے جو ہے سپورٹ کرے۔ اور اس میں اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کا صنعتی جو انڈسٹریل بینک ہیں اس میں پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن، یہ PICIC، پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن، یہ وہ ادارہ ہے جو پاکستان میں صنعتی شعبے سے متعلقہ تمام معاملات کو یہ دیکھتا ہے، چاہے اس میں قرضے کی سہولیات ہوں، اس میں ریفارمز کی کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، یا انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہے، اس میں کوئی اس کو بڑھانا کیسے ہے، اس کی فنڈنگ کیسے کرنی ہے، اس کے لیے را مٹیریل، یعنی جو فائنینشیل میٹرز ہوتے ہیں، انڈسٹری کے جتنے بھی فائنینشیل میٹرز ہوتے ہیں ان تمام کو ڈیل کرنے کے لیے، انہیں انجام دینے کے لیے ملک کا انڈسٹریل بینک ہے۔ اور اسے IDBP یہ بھی اسے کہا جاتا ہے، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان۔ پاکستان میں اس کا نام انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان بھی ہے، یعنی کہ عام اگر ہم کہتے ہیں انڈسٹریل بینک تو پاکستان کا جو ہے وہ جس کا تعلق دیز بینک آر اسٹیبلش فار دی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، دے اسپیشلائز ان ایڈوانسنگ شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم لون ٹو انڈسٹری، یعنی ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو مقصد ہے وہ ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، یعنی انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا۔ اب انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اگر بینک کی جانب سے کچھ اس میں اس کا کردار ہو سکتا ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں کو پروجیکٹنگ میں جو ہے ان کے لیے ہیلپ فل ہو۔ فنڈنگ تو اس کا میجر کام ہوتا ہے، یعنی کہ انڈسٹری کے لیے لون پرووائڈ کرنا، فنڈنگ کرنا، فائنینشیل سپورٹ کرنا، یہ انڈسٹریل بینک کا کام ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے اس میں کچھ ایڈوائزری فنکشن ہو سکتے ہیں، اس پروڈکشن سے متعلقہ، اس انڈسٹری سے متعلقہ، اس کی بیٹرمنٹ کے لیے، اس کی ایڈوانسمنٹ کے لیے، جو اگر بینک کو کسی بھی زاویے سے بینک کی ضرورت پڑتی ہے تو انڈسٹریل بینک کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہر حوالے سے اس کی سپورٹ کرے۔ اس کے بعد اگلا جو ٹاپک ہے، اگلا آرٹیکل بیٹا ہے وہ ہے ایگریکلچرل بینک، زراعت۔ تو جس طرح سے پہلے ہم نے بات کی ہے کہ انڈسٹریل بینک کا تعلق انڈسٹریل سیکٹر سے ہے، جبکہ ایگریکلچرل بینک کا تعلق ایگریکلچر سیکٹر سے ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر خاص کر وہ کنٹریز جو ڈیولپنگ ہیں ان کا ایگریکلچر سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کو ایگریکلچرل کنٹری کہا جاتا ہے، اور پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر کو بیک بون آف اکانومی کہا جاتا ہے، اور تقریباً پاکستان کی 25% 25% GDP جو ہے وہ شیئر کرتا ہے ملک کا ایگریکلچر سیکٹر۔ تو اس ایگریکلچر سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی ایڈوانسمنٹ کے لیے، اس کی امپروومنٹ کے لیے، اس کو ساؤنڈ بنانے کے لیے، اس کو ایفیکٹو بنانے کے لیے ملک کا ایگریکلچرل بینک اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے۔ اب اس میں ایک تو ہے کہ ہمارا انڈسٹریل سیکٹر ہے، اس کے علاوہ کچھ سب سیکٹر بھی ہوتے ہیں،
मसलन फ़िश फार्मिंग है, इसके अलावा आप कह सकते हैं जिस तरह से मिक्स फार्मिंग है, ठीक है जी, डेयरी फार्मिंग है, बी फार्मिंग है, शीप फार्मिंग है। ये वो सेक्टर हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए होते हैं। तो बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक का ये फंक्शन होता है कि ज़राअत से मुतल्लिक़ा ज़राअत की तरक्की के लिए मालियात फराहम करना, उसकी इस्लाहात रिफॉर्म्स करना, फंडिंग करना, और जहाँ कहीं भी एग्रीकल्चर सेक्टर को फाइनेंस की ज़रूरत पेश आती है, चाहे वो एग्रीकल्चर मशीनरी परचेज़ करनी हो, एग्रीकल्चरल टूल करने हों, या कोई सीड जो हैं वो इंपोर्ट करने हों, या मुल्क के अंदर उसको मज़ीद फर्टाइल और रिच करने के लिए अगर किसी प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो मुल्क का एग्रीकल्चरल बैंक जो होता है उसे सपोर्ट करता है। तो अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसको भी ज़रूरत है मज़ीद बेहतरी की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा शेयर देने वाला जो सेक्टर है वो मुल्क का एग्रीकल्चर सेक्टर है। और पाकिस्तान में जो बैंक है उसका नाम है, ये इस एग्रीकल्चर के हवाले से जो बैंक है वो है ADBP, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब उससे ZTBL कहा जाता है, ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड, यानी ADBP एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी वही है। जी है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पाकिस्तान 1962 में कायम हुआ था। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, या अब जो है उसे उसका नाम बदल कर उसको नए तकाज़ों के मुताबिक और पहचान दी गई है, जिसे ZTBL यानी ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड कहा जाता है। जी, ये सबसे पहला हो गया बेटा सेंट्रल बैंक, मेजर फंक्शन करेंसी इशू करना। कमर्शियल बैंक मेजर इसका जो फंक्शन है वो डिपॉजिट जो है वो रिसीव करना, लोन एडवांस करना, क्रेडिट क्रिएट करना। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल बैंक का ताल्लुक़ इंडस्ट्री से है। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए ये फंडिंग फाइनेंस वगैरह ये इंडस्ट्रियल बैंक की ज़िम्मेदारी है। इसको IDBP भी कहा जाता है, PICIC पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये भी। इसके बाद एग्रीकल्चरल बैंक जो है जिसका ताल्लुक़ ज़राअत के शोबा से है, ज़रई शोबे की बेहतरी के लिए, उसको फंडिंग के लिए, उसके मशीनरी परचेज़ करनी हो, एग्रीकल्चर टूल्स हों, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए करना हो, तो ये तमाम जो फ़ायदे, और क्योंकि किसान की बेहतरी के लिए, जब देखिए किसान को अगर लोन दिए जाएंगे, शॉर्ट टर्म लोन दिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म लोन दिए जाते हैं, तो वो उसको इन्वेस्ट करता है, और अगर मजमूई तौर पर इस अदारे को या इस शोबे की अगर केयर की जाती है तो ये मुल्क की मईशत में और ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव हो सकता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट वो है इन्वेस्टमेंट बैंक, इसको सरमायाकारी का बैंक कहते हैं, और ये वो बैंक है जो मुल्क में कैपिटल फार्मेशन को बढ़ाता है, इन्वेस्टमेंट रेट को ज़्यादा करता है, और इन्वेस्टमेंट रेट करने में ये लोन प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर को लोन दिए जाते हैं, इन्वेस्टर मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करते हैं, और उससे मुल्क में का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो इकॉनमी है मुल्क की, वो साउंड होती है, इम्प्रूव होती है। और सरमायाकारी वो अमल है जिससे इनकम बढ़ती है, जिससे एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, प्राइस स्टेबिलिटी आती है, एक्सपोर्ट बढ़ती हैं, और मुल्क के अंदर लोगों का मेयार ज़िंदगी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक का फंक्शन क्या है कि ये इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम को बढ़ाना, कर्ज़े देना, जो इन्वेस्टर, जो ज़रूरतमंद लोग कारोबार करना चाहते हैं, पढ़े लिखे नौजवान जो हैं अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये उन्हें सपोर्ट करता है। उसके बाद है जी सेविंग बैंक।
اب جو سیونگ بینک ہے اسے ہم بچت بینک کہتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے ملک کے اندر سیونگ ریٹ کو بڑھانا، کیونکہ موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی ہے وہ ہے کنزمپشن اورینٹڈ سوسائٹی. تو مینلی یہ ہے کہ پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں سیونگ ریٹ لو ہے. اب اس بینک کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایسی ان کو سکیمیں دیں، ایسے پروجیکٹ دیں، ایسے ایڈوائز کریں تاکہ وہ ان کا رجحان سیونگ کی طرف زیادہ ہو، تو وہ اپنے کنزمپشن کو، اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کرتے ہیں، اور وہ ان سکیموں سے اٹریکٹ ہو کر، ان پروجیکٹنگ سے اٹریکٹ ہو جو کہ بینک کی طرف سے دیے جاتے ہیں، وہ اپنی بچائی ہوئی رقومات کو ان میں انویسٹ کرتے ہیں، جو کہ ملک کی معیشت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے، اور ان کی جو اس سے روزگار بڑھتا ہے، پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے. تو انویسٹمنٹ بینک، سیونگ بینک کا کام کیا ہے کہ ملک میں سیونگ کے جو ہے نا رجحانات کو بڑھانا. اس کے بعد ہے بیٹا فورن ایکسچینج بینک. یہ وہ بینک ہوتا ہے جہاں پر دوسرے ممالک کی کرنسی کو ایکسچینج کیا جاتا ہے، یعنی ایک ملک کی کرنسی کو دوسرے ملک کی کرنسی کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے. باقی دنیا کے ممالک میں یہ اس فنکشن کے لیے الگ سے بینک رکھے گئے ہیں، لیکن پاکستان میں اس فورن ایکسچینج کے لیے، کرنسی کے لیے الگ سے بینک نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو اپنے بینک کام کر رہے ہیں اسی کے اندر ان کے کچھ سیکٹر بنا دیا جاتا ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ بنا دیا جاتا ہے، تاکہ وہ پارٹلی جو ہے اس کو بھی ساتھ میں ڈیل کرتے رہیں. اس میں سے جو کمرشل بینک کی کچھ ایسی برانچز ہیں جن میں یہ بیرونی کرنسی کا لین دین ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے کوآپریٹو بینک ہوتے ہیں جو لوکل لیول پر ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے ان کا کام بھی ملک میں فائنینشیل کنڈیشن کو ساؤنڈ کرنا، بڑھانا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے مائکرو کریڈٹ بینک ہیں. مائکرو کریڈٹ بینک ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو لو انکم ہوتے ہیں، یعنی جن کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں، ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی معاشی حالت کو بہتر کر سکیں. اور چھوٹے قرضے کی اماؤنٹ بھی کم ہوتی ہے اور ان کا عرصہ بھی کم ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ملک میں اور بھی بہت سارے بینک جو اس وقت فرسٹ ویمن بینک ہے، خوشحالی بینک ہے، مائکرو فنانس بینک ہے، یہ اس وقت پاکستان میں قائم. یاد رکھنا بیٹے کہ جس ملک کا بینکنگ نیٹ ورک ایفیکٹو ہوتا ہے، ساؤنڈ ہوتا ہے، یہ اس ملک کی اکانومک ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کا ہر ایک فنکشن، چاہے وہ ٹریڈ ہو، چاہے وہ انویسٹمنٹ ہو، چاہے وہ پروڈکشن ہو، چاہے وہ ایکسپورٹ امپورٹ ہو، وہ کسی نہ کسی اینگل سے ان فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اور اگر ہمارا بینکنگ نیٹ ورک مضبوط ہوتا ہے تو یہ اس ملک کی ترقی کا ضامن بنتا ہے. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک جو تھا وہ بینک کا تعارف اور ٹائپس آف بینک کے بارے میں تھا. انشاءاللہ ہم اپنا اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا، جو ابھی ہم نے آج چیپٹر شروع کیا ہے بینک کا، انشاءاللہ اس میں سے اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں، ساتھ ساتھ جو بھی آپ تک لیکچر جو آپ کو پہنچتا ہے اب اس کو پڑھیں، اس کو اسٹڈی کیا، پھر اس کو بک سے دیکھا کریں. یونیک نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں، تاکہ ساتھ ساتھ جب آپ اس کو ریڈنگ کرتے رہتے ہیں اور کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی آپ کو مشکل ہو رہی ہے، تو اس کے لیے آپ جو ہے آپ کی وضاحت کے لیے، اس کے مسئلے کے حل کے لیے ہم حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.